गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे सीरीज का आज हमारा डे 49 है। हमने एक टारगेट लिया था कि 90 डेज के अंदर हम लोग रेलवे का कंप्लीट मैथ का जो सिलेबस है उसे कवर कर लेंगे। अलजेब्रा हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। अलजेब्रा की आज हमारी क्लास 6 है। आज की क्लास में हमारा अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप स्टेट लेवल की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। प्लस में अगर आप SSC या CDS की तैयारी कर रहे हैं तो बेस को बिल्डअप करने में भी ये सेशन आपकी हेल्प करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले जरूरी बात, आपके सामने ये दिख रहा है टेलीग्राम। टेलीग्राम इंस्टॉल करें और उसमें सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है। इस पर आपको डेली बेसिस पर एक तो क्लास की लिंक मिल जाती है। इसके अलावा यहां पर जब भी जैसे अपना सेशन कंप्लीट हो जाता है तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा देता हूं। इसके अलावा एग्जाम रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है या फिर कोई नोट्स होते हैं वो भी आपको यहां पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। नीचे वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप, यहां पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। सेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर आज हमें डिस्कस करना है C&D रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, योग व अंतर अनुपात। ठीक है, या योग व अंतर नियम क्या होता है, एक एक करके पहले तो बात को डिस्कस करते हैं। जैसे एक छोटी सी बात बताना, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरा जो x अपॉन y है वो मेरा बराबर है a अपॉन b के। ठीक है, पहले इसकी थ्योरी हम लोग कवर कर लेते हैं, एक एक करके फिर कंक्लूजन निकालेंगे। एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं, कैसे आप डायरेक्ट हिट कर सकते हैं, क्या उनकी बेसिक अप्रोच होगी। प्लस में आज के सेशन में हम लोग कुछ जरूरी बातें डिस्कस करेंगे वैल्यू पुट से रिलेटेड। तो देखना जरा C&D रूल में क्या सीखना हमें, उसका बेसिक देखो। x अपॉन y अगर मैं कहूं a अपॉन b के बराबर है, अगर मैं दोनों ही तरफ, अगर मैं यहां से दोनों ही तरफ एक एक ऐड कर दूं तो एक छोटी सी बात आप मुझे बताओ, क्या इससे इस पैटर्न पर कोई फर्क पड़ा या ये ऐसा का ऐसा मेंटेन है? तो आप कह सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ा है, एक से एक आपका कैंसिल आउट यहां भी हो सकता है। इसी बात को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखें तो मैं इसका LCM ले लेता हूं यहां से y, तो ये बात मेरी बन गई x प्लस y डिवाइड बाई हमारा y। अगले वाली बात में b LCM आ गया तो लिखा जा सकता है a प्लस b अपोन में b। ये कंक्लूजन आ गया। हमने क्या किया, दोनों तरफ एक एक ऐड किया। अगर मैं यहीं से आपको ये कहूं कि x प्लस वाई जो हमारे पास था उसमें से एक लेस कर दिया मैंने, ऐसे ही आपका राइट साइड में a अपोन में b था उसमें भी मैंने एक लेस कर दिया। इससे कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। आप इसको इस साइड में भेज देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, या दोनों तरफ सेम है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से चलो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो इस बात को आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो यहां से मैंने लिख दिया x माइनस वाई अपोन में LCM मेरा क्या आया था y। अगले वाली बात मैंने लिख दी a माइनस बी, LCM मेरा यहां से b। एक इक्वेशन मेरे पास ये वाली बनती है, दूसरी इक्वेशन मेरे पास ये वाली बनती है। अब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड का डिवीजन करूं, पहले समीकरण में अगर मैं दूसरे का डिवीजन करूं तो देखना इसके अपोन में ये लिखोगे तो इसके अपोन में y है, इसके अपोन में y है, y से y कैंसिल आउट हो गया। ऊपर आपके पास बचा x प्लस वाई और नीचे आपके पास बचा x माइनस वाई। ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया। b से b कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यही बात आपकी क्या बची, a प्लस बी अपोन में a माइनस बी लिखा जा सकता है। अगर आप समीकरण 2 में समीकरण a का भाग दे देते तो क्या होता, x माइनस वाई ऊपर आ जाता, x प्लस वाई नीचे आ जाता। तो इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकंड में अगर आपने फर्स्ट का डिवीजन किया तो आप कह सकते हैं कि x माइनस वाई आपका ऊपर मेंटेन होगा, x प्लस वाई आपका नीचे मेंटेन होगा।
राइट साइड में a माइनस बी ऊपर मेंटेन हो गया और a प्लस बी आपका नीचे की तरफ मेंटेन हो गया। क्लियर है? तो यहां से देखो मोटा मोटी जो कंक्लूजन अपने पास निकला वो ये वाला है। इस बात को आप ऐसे लिख सकते हो और इसी बात को आप चाहे तो मॉडिफाई करके लिख सकते हो। ये दोनों बातें एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये बात अगर आपके पास लिखी हुई है, ये वाली बात कौन सी, ये वाली, ठीक है, किस फॉर्म में, x अपॉन वाई के फॉर्म में। आपका मन करे तो आप लिख सकते हो x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई, या फिर अगर आपका यहां से मन करे तो इसी बात को आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। क्या, x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई लिखा जा सकता है। ध्यान क्या रखना है, अगर आपने ऊपर प्लस को काम में ले लिया है तो नीचे आपको माइनस काम में लेना ही लेना है, या फिर ऊपर की तरफ अगर आपने माइनस काम में ले लिया है तो नीचे की तरफ आपको प्लस काम में लेना ही पड़ेगा। क्लियर? ध्यान रखने वाली इतनी सी बात है। एक्चुअल में ये जो प्लस और माइनस का यूज होता है, ये टर्म सेम है, ये वाली और ये वाली टर्म भी आपकी सेम होती है। इसी को देख करके आपको आइडिया लगता है कि असल में यहां पर CND रूल लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखना, कई बार आपको पैटर्न इस फॉर्मेट में दिखता है तो आप क्या कर सकते हो भाई, इसको रिवर्स डायरेक्शन में भी लिख सकते हो। जैसे x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, इसको x अपॉन वाई लिख दो। a प्लस बी अपॉन a माइनस बी ये लिखा हुआ है तो इसको क्या करो, a अपॉन बी लिख दो। या फिर अगर इस फॉर्मेट में भी आपकी बात लिखी हुई है तो भी आप इसे मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं। जनरली स्टूडेंट क्या है, इस पार्ट से इस पार्ट पर नहीं जाता है, उसकी कमांड नहीं रहती है, पता नहीं वो क्यों ट्राई नहीं करना चाहता है। संभावनाएं दोनों ही होती हैं। अगर ये पार्ट भी आपका क्लियर है कि भाई ये जो बन रहा है राइट के अंदर, इसे आप इस लेफ्ट वाले पार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं तो आपकी स्पीड बूस्ट हो जाएगी। बाकी ये वाला पैटर्न इसमें तो बार बार काम में लेना ही है। तो हमने यहां से कंक्लूजन क्या निकाला कि एक छोटी सी बात है, हमारे पास दो अलग अलग रेशियो हैं जो आपस में इक्वल हैं। एक रेशियो x अपॉन वाई का है, दूसरा इसके इक्वल a अपॉन बी का है। दोनों का आप रिप्रेजेंटेशन इस हिसाब से कर सकते हो और असल में इसी चीज को कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल कहा जाता है, योग व अंतर नियम। एक बार आप एडिशन करते हो, एडिशन या फिर योग करना, एक बार आप सब्ट्रैक्शन करते हो जिसे अंतर कहा जाता है। सवाल नंबर 924 से हम उठाते हैं। देखना, इफ x इक्वल्स टू में 8ab अपॉन में a प्लस बी दे रखा है, देन x प्लस 4a अपॉन में x माइनस 4a, फिर आपको दिया x प्लस 4b अपॉन में x माइनस 4b। ये एक ही ढर्रे के सवाल होते हैं। मेनली आप देखोगे ऑलमोस्ट सवालों का एक ही रिजल्ट आपका निकल के आता है। ठीक है, कुछ सवाल अगर एग्जामिनर टिपिकल बनाना चाहे तो संभावना बनती है। आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं कॉमन पैटर्न। ठीक है, पहले मैं आपको डिटेल में इनको एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि बार बार आप देखते हैं तो इनका सेम ही आंसर निकल के आता है। ठीक है, कुछ केस एग्जामिनर चाहे तो डिफरेंट टाइप के बना सकता है। अब जनरली वो नहीं बनाता, क्यों नहीं बनाता, क्यों दिमाग नहीं लगाना चाहता, ये उसकी समस्या है। बनाना संभव होता है। तो पहले तो बात को समझो। देखो, x बराबर 8ab अपॉन में आपके पास क्या है, a प्लस बी। ठीक है, आपसे क्या पूछा भाई, यहां इतनी सी बात को देखकर नहीं पता चल रहा आपको कि यहां CND रूल लगेगा या फिर नहीं लगेगा। अब देखना, आपने देखा कि x प्लस 4a अपॉन में x माइनस 4a है, तो इसका मतलब आपने बात देखी कि x अपॉन 4a तो लिखना ही पड़ेगा। x अपॉन 4a लिखोगे तभी तो, एक बार x प्लस 4a लिखा है उसने, तभी उसने नीचे की तरफ x माइनस 4a लिखा हुआ है। तो जहां पर इसने आपसे सवाल पूछा है उस पार्ट को देखकर हमें पता चला कि अच्छा यहां तो CND रूल लगेगा। अब देखना, जो क्वेश्चन में बात दे रखी है x प्लस 4a, तो इसका मतलब ये पहले क्या रहा होगा भाई, x अपॉन में 4a। अब ये पैटर्न बनता किससे है, ये पैटर्न इसी से आपको बनाना पड़ता है। इसको मैं लिख सकता हूं 4 गुना 2 गुना a गुना b। 4a मैंने यहां लिख दिया तो ये क्या हो गया आपके पास 2b अपॉन में a प्लस बी लिखा जा सकता है।
उसने इसके अंदर क्या लगाया है, उसने इसके अंदर C एंड D रूल लगाया है। किस फॉर्म में, x के साथ एक बार उसने 4a को ऐड किया, तो यही काम आपको यहां करना है राइट साइड में। 2b में एक बार के लिए आप a प्लस b को ऐड करेंगे, तो ये क्या बनेगा, a प्लस का 3b। सीधे ही ऐड करके लिख रहा हूं। फिर देखना जरा, अगले पार्ट में उसने x में से 4a को लेस किया है, तो आप भी क्या करो, यहां से x में से 4a को लेस करो। ये आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन में उसने बात क्रिएट कर रखी है। इसके इक्वल में वही काम, इसमें से इसको लेस करना है, तो b से b कट गया, माइनस है ये वाला पार्ट, तो मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं मेरा नीचे क्या निकल के आया, b माइनस ए। हो गई बात क्लियर। अब अगली बात उसने देखो x प्लस 4b है अपोन में x माइनस 4b है, तो इसका मतलब उसने कहीं ना कहीं x अपोन में 4b बनाया होगा, फिर उसमें C एंड D रूल उसने लगाया होगा, तभी वैसा पैटर्न बनता है। आपको जो कंडीशन उसने दे रखी है इसी के हिसाब से आपको भी x अपोन में 4b निकाल कर लाना पड़ेगा। फिर से देखो 4 गुणा में 2 गुणा a गुणा b, 4b नीचे आ गया, तो क्या बचा 2a अपोन में a प्लस b लिखा जा सकता है। अब देखो मैं एक स्टेप को हटा रहा हूं, अनवांटेड वापस से मैं वो पार्ट नहीं लिख रहा, x प्लस 4a वाला। देखना x प्लस 4b ऐड करना है ना, यहां पर x प्लस 4b अपोन x माइनस 4b, तो एक बार तो इन दोनों को जोड़ा तो आपके पास क्या आ गया, 3a प्लस का b अपोन में एक बार इसमें से इसको घटाओगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस b, x माइनस 4b। इन दोनों को आपको सोल्व करना है, तो दोनों का एलसीएम मैं ले लेता हूं a माइनस b, माइनस यहां से मैंने कॉमन ले लिया, a माइनस b आ गया। इसका मतलब देखो ये माइनस ऊपर भेज दोगे, दोनों टर्म आपकी नेगेटिव हैं, ये दोनों टर्म पॉजिटिव हैं। नीचे बाकी सेम हो चुका है, 3a में से a चला गया, आपके पास क्या बचा भाई 2a। फिर देखना ये माइनस का 3b, ये प्लस का b, माइनस का 2b, 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में माइनस का b, ये वाला पार्ट इससे कट गया और इसका रिजल्ट आपके सामने क्या निकल के आ गया 2। ठीक है, आंसर्स पर थोड़ा सा फोकस करते हुए चलना, इस बात पर जो मैं आपको सवाल करवा रहा हूं। ठीक है, रट्टा मारने की कोशिश नहीं करोगे, चीजों को अंडरस्टैंड करना। धीरे धीरे हम लोग यहां पर नंबर ऑफ जो स्टेप्स हैं उनको रिड्यूस करते जाएंगे, जिससे एग्जाम में मान लो किसी भी टाइप का वो सवाल भी दे तो भी आपके अंदर एक परफेक्शन आ जाए और आप सवाल को स्पीड से कर दे जाए। चलिए अभी अगला सवाल अपना यहां से क्वेश्चन नंबर 925, 925। रिजल्ट तो इतने कलाकार बच्चे हो आप, तुरंत के तुरंत इसका निकाल दोगे। देखना x बराबर 4ab अपोन में a प्लस b है, नीचे आपसे पूछा x प्लस 2a अपोन में x माइनस 2a। अब एक बात बताओ, आप एक छोटी सी बात क्रिएट करोगे, यहां पर क्या आपके पास सिर्फ इतना ही चेंज किया है 4ab, आप x अपोन में 2a बनाओगे, इसी में आप c एंड d लगाओगे, तभी तो बात निकल के आएगी जो आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है। मैंने इसको रीड किया, 2 गुणा में 2 गुणा में a गुणा में b, 2a नीचे आ गया तो ऊपर क्या बचा भाई 2b, अपोन में क्या हो गया भाई आपके पास a प्लस b लिखा जा सकता है। अब देखना एक बार x प्लस 2a है, इसका मतलब इसमें इसको जोड़ा, जैसे ही ऐड करोगे तो क्या बनेगा a प्लस का 3b लिखा जा सकता है। फिर देखना जरा x माइनस 2a उसने किया, इसमें से इसको लेस करोगे तो अपोन में क्या आ जाएगा b माइनस ए। ठीक है, अगली जो बात आपको दिख रही है वो उसने किस में क्रिएट की है, 2b में से। तो ध्यान रखना, देखो एग्जाम में कुछ सुधार करने की जनरल अप्रोच से भी, हालांकि इसका रिजल्ट 2 आएगा, वो कोई दिमाग ही नहीं लगाना, लेकिन चीजों को सीखो। ठीक है, मेरा सिखाने का एक अपना उद्देश्य है कि मान लो एग्जामिनर ने थोड़ा दिमाग लगाया और चीजों को थोड़ा सा हल्का सा भी घुमा दिया तो क्या संभावना होगी, तो आपको स्पीड भी मेंटेन करनी है, ये आपको अप्रोच भी आनी है। इस बार आपने x और 2a के साथ c एंड d रूल लगाया। ठीक है, अगले केस में x प्लस 2b अपोन में x माइनस 2b है, तो x और 2b के साथ आप c एंड d लगाएंगे, नीचे वाला पार्ट एज इट इज होगा, यहां पर क्या आएगा a आएगा। तो मैं अगर ऑल ओवर कंक्लूजन लिखना चाहूं तो देखना जरा, जहां जहां a है वहां वहां आपका b हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाते हैं, बस इतना ही है। तो यहां मैं लिख सकता हूं, देखो b, यहां मैं लिख सकता हूं a,
और यहां इंटरचेंज होकर के b, इतना ही फर्क पड़ता है। इन छोटी छोटी चीजों को आप सुधार के अंदर डालोगे तो मामला आसान हो जाएगा। a माइनस बी एलसीएम मेरा। अब देखना यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में a माइनस बी, लेकिन माइनस इसके आ जाएगा गुणा में और इसके भी आ जाएगा, तो इसका मतलब एलसीएम तो a माइनस बी आ गया दोनों का। ये पूरी की पूरी बात नेगेटिव, ये पॉजिटिव। 3a में से a चला गया, कितना बचा भाई 2a। b माइनस 3b माइनस का 2b, 2 कॉमन ले लिया, माइनस का b। a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल आउट, और यहां से फिर से अपना रिजल्ट क्या आ गया 2, लिखा जा सकता है। तो देखो यहां पर हमने क्या सुधार किया, नंबर ऑफ स्टेप्स थी वो फिर से रिड्यूस कर ली। एक नई बात क्या सीखी हमने कि मामला जो है आपका वो हमेशा ही इंटरचेंज हो जाता है। रीजन बनने का जो पैटर्न a और b का है, a प्लस बी नीचे है उसको आप b प्लस ए लिख दो, ऊपर a इंटू बी है उसको b इंटू ए लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए एक स्टेप लिखते ही बाकी को इंटरचेंज कर दो और इससे आपका रिजल्ट निकल के आ जाता है। चलिए अभी सवाल नंबर 926, रिजल्ट मेरे ख्याल से लिख दोगे तुरंत के तुरंत, रिजल्ट में कोई समस्या नहीं है, एक बार सोल्व करके भी देखते हैं। देखना इसने क्या कहा आपसे, x की वैल्यू 2√24 है, फिर √3 प्लस √2 है, देन x प्लस √8 अपोन में x माइनस √8, फिर x प्लस √12 अपोन में x माइनस √12, ये आपको फाइंड करना है। तो एक बात तो तय हो गई भाई, CND रूल उसने किस में लगाया होगा, x अपोन में √8, ये उसने फाइंड किया होगा, फिर CND रूल लगाया होगा। एक अगली बात उसने ये भी निकाली होगी, x अपोन में √12। तो इसका मतलब ये चीजें आपको फाइंड करनी है। ये रेशियो उसने बनाया, फिर इसको लिखा x प्लस √8 x माइनस √8, यही था। ऐसे ही उसने क्या बनाया होगा, x अपोन √12, फिर उसे सिंप्लीफाई कर CND लगा के x प्लस √12 अपोन में x माइनस √12, जो कि सवाल में आपको दिख रहा है। ये दोनों चीजें बनेंगी कहां से, तो ये दोनों चीजें बनेगी भी जो आपको दे रखा है। क्या दिया उसने, √3 प्लस √2 लिखा जा सकता है। ऊपर वाली बात देखो, यहां पर मेरे पास क्या है 2 है, लिखा जा सकता है। अब मुझे √8 लिखना है, ठीक है भाई, मुझे √8 लिखना है, तो 24 को मैं लिख सकता हूं 8 गुणा 3, 8 के भी √ और 3 के भी √ सेपरेट भी किया जा सकता है, या दोनों ही संख्याओं के √ लगा है तो एक पर √ आकर 8 गुणा 3 ये बन सकती है, ये छोटी सी बात है। √8 को ये इधर ले गया, यहां पर रिजल्ट क्या आया 2√3 अपोन में √3 प्लस √2 लिखा जा सकता है। फिर देखना यहां से एक बार उसने क्या किया, x प्लस √8, इसमें उसने इसको जोड़ दिया, 2√3 में √3 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 3√3 प्लस का √2। फिर उसने क्या किया भाई, इसमें से इसको लेस किया, x माइनस √8, इसमें से इसको लेस करोगे 1√3 हट जाएगा, 2 बार है ना, 2 गुणा √3, नीचे क्या बना भाई √3 माइनस का √2 लिखा जा सकता है। चलो अगली बात फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, वो √12 कहां से ले आया, तो सिंपल सी बात है भाई, 24 को क्या पढ़ूं 12 गुणा 2, 12 ये वाला आ गया और 2 आपका अलग से आ गया। अब देखना जरा यहां से, √12 नीचे चला गया, ये वाली बात क्या बनी 2√2 अपोन में √3 प्लस √2 लिखा जा सकता है। एक बार के लिए आप इन दोनों को ऐड करोगे ऊपर नीचे, बाकी तो मामला आपको सिखाया था कि चीजें इंटरचेंज होनी है, फिर भी देख लेते हैं। एक बार के लिए ऐड करोगे तो √3 प्लस का 3√2 आ गया। अगली बार इसमें से इसको लेस करोगे तो ये क्या आएगा √2 माइनस √3 लिखा जा सकता है। मैं इसका एलसीएम मेंटेन कर लेता हूं, √3 माइनस √2। आंसर तो शुरुआत में सवाल देखते ही पता चल गया होगा कि क्या है, लेकिन ये चीजें आपको आनी चाहिए डिटेल के अंदर, इसके मेरे अपने रीजन है। अब आप पढ़ते जाओ, जो जो काम मैं आपको कह रहा हूं कहीं ना कहीं ये चीजें काम में आएंगी, इसीलिए करवा रहा हूं, वरना 5-6 सवाल थे सीधे सीधे कह देता कि सबका आंसर 2-2। नहीं, स्पीड बूस्ट करनी है। देखो एक तो ये मामला आपस में इंटरचेंज होता है, दिमाग ही नहीं लगाते,
सीधे सीधे कर सकते थे, ये आपको बताया। ये स्टेप हट जाती, एक स्टेप लिखनी थी, उसका कंक्लूजन, बात को इंटरचेंज किया, एलसीएम लिया। अब देखो यहां से माइनस कॉमन ले लू तो √3 माइनस √2 आ जाएगा, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। 3√3 में से √3 चला गया, 2 √3, 2 कॉमन ले लिया। ये √3, ये माइनस का 3√2, एक बार कट चुका है आपका, तो क्या बचा 2√2, तो √2 यहां आ गया, ये पार्ट इससे कैंसिल आउट हो गया। आंसर फिर से हमारा क्या निकल के आ गया 2। तो सवाल तो ऐसा सही था, इसको देखते और तुरंत के तुरंत आप हिट मार देते तो आपका रिजल्ट आ जाता। चलिए भाई सवाल नंबर 927, सवाल नंबर 927। रिजल्ट पता है आपको कि क्या होगा। अब देखो एग्जाम में अगर आप इसे नॉर्मल वे से भी करते हैं, देखो एक एग्जाम के अंदर एक तो तरीका आपको पता चल गया कि भाई इसका आंसर क्या आएगा, ये सीधे सीधे माइंड में हो गया। अब मैं इसे थोड़ा सा लिखकर करना चाहता हूं जिससे मेरी इस पर कमांड जो है वो डेवलप हो जाए। √2 √3, तो x/√2 लिखना है मुझे। तो जो 6 है आप उसको क्या रीड करो, √3 × √2, तो x/ में √2 आ गया, ऊपर क्या बचा 2√3। एक बार के लिए ऐड होगा 2√3 में, नीचे वाली बात ऐड करोगे 3√3 + √2 आ गया। फिर देखना जरा 2√3 में से नीचे का पार्ट लेस करोगे, √3 माइनस का √2, एक पार्ट। x + √3 वाली बात लिखोगे तो वो उसी से बना हुआ है, ये चीजें इंटरचेंज हो जाएंगी। तो 3 √2 कर दूं, इसे मैं √3 लिख दूं, अपोन में इसे मैं √2 लिख दूं, इसे मैं √3 लिख दूं। ठीक है, √3 माइनस √2 आपका रिजल्ट आ गया। यहां से एलसीएम ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लो, दोनों चीजें नेगेटिव। 3√3 में से √3 लेस होगा, क्या बचेगा आपके पास 2 √3। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, एक बार हट गया, 2 कॉमन ले लिया, माइनस का √2, ये पार्ट इससे कट गया और यही आपका क्या है आंसर। स्टार्टिंग में भी हमने क्या देखा था कि इसका आंसर है वो सीधे सीधे निकल के आ जाता है, कोई कैलकुलेशन करने की नीड नहीं होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा मुद्दे की बात पर आते हैं। 928 सवाल C एंड D पर ही बेस्ड है। अब यहां पर देखो इन सवालों में हमें नीड पड़ती है उस चीज की जो हमने अभी सीखा है या जो मैं सिखाने का प्रयास कर रहा था। कई बच्चे कलाकार होते हैं तो वो क्या कहते हैं, सर वो 2 वाली बात ठीक है आपने बता दी, बस उससे हमारा काम चल जाएगा। नहीं, जहां मुझे लगेगा कि सच में इतना ही जानने की नीड है तो बिल्कुल मैं वहां कह दूंगा एक बात बताओ, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करवाने से मुझे क्या मिलेगा, उससे बेटर है मैं 5 सवाल और रिलेवेंट करवाऊं जिससे एग्जाम में आपको हेल्प मिले। तो जहां कहीं भी मैं आपको ये कहता हूं कि ये वाला पार्ट देखो ये वाला पार्ट देखो, तो उसे ध्यान से देखा करें। जितना आपको होमवर्क दिया जाता है, जैसे पीछे मैंने कई बार क्या कहा है कि ये वाले फॉर्मूले है भाई, इनका प्रूफ भी आप करके देखना, तो उन सब का अगर आप एक एक करके प्रूफ देखेंगे तो माइंड में चीजें सटीक तरीके से बैठ जाएंगी, एक क्लैरिटी आपके दिमाग में आ जाएगी। उसका फायदा क्या होता है, एग्जाम में मान लो एक आधा सवाल घूम फिर करके आ गया इस टाइप का, तो वहां पर आप लीड में रह जाते हैं। और ऐसे ही मान लो आपके रेलवे में 3-4 सवाल आ गए, ठीक है, तो जो इस टाइप के घुमाने फिराने वाले सवाल होते हैं वहां पर आप एवरेज बच्चे जो सिलेक्शन के आसपास होते हैं उनसे लीड ले जाते हैं। तो इन चीजों का ये फायदा है। टाइम मेरे ख्याल से सबके पास इतना होगा, ऐसा तो है नहीं कोई बच्चा 12-12 या 10-10 घंटे पढ़ता होगा, सब इतना ही है। 2-3 घंटे मेरे ख्याल से यूट्यूब पर या कहीं भी पेड कोर्स आपने ले रखा वहां पढ़ते होंगे, 4-5 घंटे और मान लो, इससे ज्यादा नहीं। अब ये मत कहना कि सर मैं किताब लेके सुबह बैठता हूं और रात तक बैठा रहता हूं, तो वो वाला सिनेरियो तो हटा देना, क्योंकि कई बच्चे क्या किताब ले ली, व्हाट्सएप लगा साइड के अंदर खुला हुआ है, फिर फेसबुक देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, फिर यूट्यूब चला लिया, ये कर लिया। ऐसे तो आप सदियों तक बैठे रहो यार, क्या फर्क पड़ता है। मुद्दा ये है कि आपने पढ़ाई कितनी देर तक की है, तो ऑन एवरेज एक बच्चे का 7-8 घंटे ही निकल के आता, उससे ज्यादा वो निकाल नहीं पाता। उससे ज्यादा निकाल लेता है फिर इसका मतलब वो चमत्कारिक बच्चा है, उसका भविष्य बहुत ही सुंदर है। देखो 928 में इसने क्या कहा, x बराबर a माइनस बी अपोन में a प्लस बी, y बराबर b माइनस सी अपोन बी प्लस सी, z बराबर c माइनस ए अपोन में c प्लस ए। एक तो इस पैटर्न को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, पहले a b में पैटर्न बना, y का bc में बना, z का ca में,
तो इसका मतलब इन क्वेश्चंस का पैटर्न अगर आप देखेंगे तो वो एक सेम ही पैटर्न के अंदर चीजें चल रही हैं, बस ए बी में चला, फिर बीसी में, फिर सीए में, ये पैटर्न हुआ। पूछा वहां देखना जरा 1 प्लस एक्स अपोन में 1 माइनस एक्स, फिर 1 प्लस वाई अपोन 1 माइनस वाई, 1 प्लस जेड अपोन 1 माइनस जेड। तो जब कंडीशन भी आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न में दिखे, जैसा रीजनिंग में होता है ना, ये सिमिट्री होती है असल में देखा जाए तो, सवाल जहां पूछ रहा है वहां भी पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो इसका मतलब ऐसे सवालों में आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप सोल्व करनी होती है। एक स्टेप आप सोल्व करो, फिर कॉमन सेंस अप्लाई कर दो। कॉमन सेंस के साथ वही समस्या है भाई, इतना कॉमन नहीं है, नाम ही इसका कॉमन सेंस है। ठीक है भाई, देखना कंडीशन मुझे क्या दे रखी थी, x बराबर a माइनस बी अपोन में a प्लस बी। अब इसने बना क्या रखा है, यहां से इसने बना रखा है 1 प्लस एक्स अपोन में 1 माइनस एक्स। अब ये चुनौती आ गई कि ये कैसे लिखें। यहां तो साफ समझ आ रहा है ना कि CND लग रहा है, ये वाली जो टर्म है वो सेम, ये दोनों टर्म सेम, एक में प्लस होता है एक में माइनस होता है। अब प्लस माइनस ऊपर नीचे होते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो सवाल पूछा गया है आपसे, वहां जाकर के हमें पता चला कि यहां तो CND लग रहा है। CND लग रहा है तो लगाओगे कहां से, लगाओगे कंडीशन से। तो कंडीशन ये वाली है, इफ x की वैल्यू ये है। अब मुद्दा ये, CND में x तो है, एक चाहिए, तो एक कहां से लाओगे, एक यहां से लाओगे, लिख लिया आपने। अब ध्यान से देखना 1 माइनस एक्स किया, 1 यहां पर है, इसमें से 1 प्लस एक्स, इसमें इसको जोड़ा, तो इसमें इसको जोड़ोगे, b से b कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2 बार a, लिखा जा सकता है अपोन में। अब देखना 1 माइनस एक्स, एक में से x, नीचे वाली स्टेप में से इसको लेस करोगे, इसके माइनस आएगा, a से a कट गया, माइनस माइनस प्लस, क्या बन गई भी 2b। अब देखना ये कट चुका है। अब गौर से देखना इस बात को, पहला जो पार्ट था 1 प्लस एक्स अपोन 1 माइनस एक्स, इसका रिजल्ट आपके सामने क्या आ गया, a बाई बी आ गया। ये किसकी फॉर्म में बनाई हुई थी कंडीशन, a माइनस बी अपोन a प्लस बी। ऐसे ही एक बात बताओ, 1 प्लस वाई अपोन 1 माइनस वाई है, यहां पर भी CND लगेगा आपका सेम इसी तरीके से। तभी तो मैंने कहा कि एक स्टेप आपको सोल्व करनी थी, आपने वो एक स्टेप सोल्व कर दी। अब आगे क्या करना, आगे की जो 2 स्टेप है वो सोल्व नहीं करनी है, क्या लगाना है, कॉमन सेंस। अगले में देखो, पहले x बराबर a माइनस बी था, रिजल्ट आपका CND के बाद a अपोन बी बना। y की कंडीशन b माइनस सी है, तो CND लगा करके पैटर्न क्या बनेगा, b बाई सी का। z की कंडीशन c माइनस ए की फॉर्म में है, तो इसका रिजल्ट CND के बाद c बाई ए। a से a कैंसिल आउट, c से c कैंसिल आउट, b से b कैंसिल आउट, रिजल्ट क्या आ गया 1, लिखा जा सकता है। तो यहां से इस बात पर थोड़ा सा फोकस करना, एक स्टेप सोल्व की जाती है, पता कैसे चलेगा भाई, सीधे सीधे मैंने आपको बताया है, रीजनिंग की तरह आपको सवाल दिखता है। ये ऑथेंटिक नाम बोले तो ये सिमिट्री होती है कि एक ही जैसा पैटर्न आपका रिपीट होता है, और जो आपकी वेरिएबल है, जो चर राशियां हैं, वो आपकी बदलती रहती हैं। वैसा का वैसा वो पैटर्न क्या है, आपके क्वेश्चन में भी रिपीट करता रहता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे। एक स्टेप आपने सोल्व की कि a बाई बी आ गया, फिर जो कंडीशन थी उससे आपने कंपेयर किया, फिर पता चला अगले का b बाई सी, c बाई ए, तो तुरंत का तुरंत कह दोगे कि ऊपर नीचे आपस में चीजें कटेंगी और आपका रिजल्ट एक मेंटेन हो जाएगा। चलिए भाई, सवाल नंबर 929 की तरफ आते हैं। 929 929 में देखो क्या कहा, इफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपोन अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1, फिर अंडर रूट में x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 बराबर, ये आपको 3 दे रखा है। पहला सवाल मैं डिटेल में बता देता हूं, आपको गिवन है x प्लस 1, फिर आगे इसने क्या दिया आपको, प्लस का साइन, x माइनस 1 अपोन में आपको फिर से बात दी है अंडर रूट एक्स प्लस 1, अगेन अगली बात दी है x माइनस 1 बराबर कितना, 3। ठीक है भाई, तरीके देखो सोल्व करने के कई सारे हो सकते हैं, इसको डिपेंड करता है कि कितना, कौन सा तरीका है वो इजी कर देगा। आपका मन करे तो आप चाहते तो यहां पर इसका स्क्वायर कर सकते थे, ऊपर नीचे इसका स्क्वायर 2ab की टर्म आपकी बनती,
इसका स्क्वायर, फिर 2ab की आपकी टर्म बनती, वो उधर जाती, इधर उधर करते रहते, एक बार और स्क्वायर करते, काम चल जाता। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एग्जाम में बचाना है टाइम। टाइम कैसे बचेगा? सटीक अप्रोच होनी चाहिए। अब एक बात देखना, ये वाली टर्म और ये टर्म दोनों एक जैसी है, ये वाली और ये वाली टर्म दोनों एक जैसी, एक में साइन आपका प्लस माइनस का है, तो आपने ये तीनों बातें यहां से ऑब्जर्व की। ऑब्जर्व करते ही आपको पता चला कि यार ये तो वैसा पैटर्न है जैसा किसमें होता है, सी एंड डी रूल में। ठीक है, तो सी एंड डी रूल लगाओगे, 3 पर अकेले के तो लगेगा नहीं, तो इसका मतलब 3 के नीचे 1 मान लो। लगाने का तरीका, एक बार के लिए मैं क्या कर दूं भाई, 3 + 1 कर दूं 4। ठीक है, मैंने क्या किया, 3 में 1 को जोड़ा, तो ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ोगे, दोनों को जोड़ोगे, ये पार्ट इससे कट गया, 2 बार आपका निकल के आ गया √x + 1। ठीक है, एक बार आपने 3 में 1 जोड़ दिया है, तो अगली बार 3 में से 1 को घटा दोगे तो 2, इसमें से इसको लेस करोगे, माइनस लगेगा, ये पार्ट कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 √x - 1, ये इससे कैंसिल आउट लिखा जा सकता है। ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट होकर 2 बन गई। हमें तो x की वैल्यू चाहिए थी, तो क्या कर दो भाई, यहां से स्क्वायर कर दो। यहां से क्या बचा, x + 1 अपोन में x - 1 बराबर कितना भाई, 4। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर यहां अगेन सी एंड डी लगा सकते हैं, कुछ कहते हैं कि इसको सीधे भी सोल्व कर लो। दोनों ही चीजें आसान है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, अगर मैं सीधे सोल्व करता तो इसका इससे गुणा करूंगा, 4x और इधर x, तो राइट साइड में 3x, -1 का गुणा 4 से, माइनस का 4 इधर आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 5। तो x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो कितनी आ जाएगी भाई, 5/3 लिखा जा सकता है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यहां पर फिर से वही पैटर्न तो बन रहा है सी एंड डी का, यही तो होता ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये टर्म इसके जैसी, ये टर्म इसके जैसी। तो मैं क्या करूं, एक बार इस 4 के अपोन में अगेन मैं क्या मानूं, 1, तो 4 + 1 5, 4 - 1 3। ठीक है, 4 बटा में 1 लिया, 4 में 1 जोड़ा 5, 4 में 1 जोड़ा घटा दिया, कितना 3। ठीक है, इसको आप चाहो तो x/a सीधा भी लिख सकते हो, या एक बार एडिशन कर दो, एक बार सब्ट्रैक्शन कर दो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर जो आपने सी एंड डी लगाया है, आगे आपका मन करे आप सी एंड डी से फिर जा सकते हैं। अगर आपकी कमांड ठीक है, x/1 का मतलब x होता है, 4 और 1 5, 4 - 1 3। ठीक, या फिर इसे सीधे भी सोल्व कर दो। यहां टाइम किल नहीं होता, टाइम यहां पर किल होता है। तो पहली बात तो यह है कि सी एंड डी रूल आपका कहां लगेगा, ये वाली बात आपको पकड़ में तो आए। एक बार चीजें पकड़ में आ गई, उसके बाद आपको ये सारे के सारे सवाल जो है वो इजी लगने स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए भाई, सवाल नंबर 930 की बात कर दूं मैं, 930। देखो, सी एंड डी को थोड़ा सा डायरेक्ट अप्लाई करना सीखेंगे। अगली टर्म जो लिखी हुई है 3/1, उसको लिख लो आप। ठीक है, पैटर्न देख लिया, सी एंड डी लगेगा। अब पहली जो टर्म आपको दिख रही है उसके अंदर आपके पास x + 2 है, प्लस का साइन, अंडर रूट में x - 2। इसके अंदर इसका डिवीजन किया, इसका मतलब आपने क्या किया, सी एंड डी रूल लगाकर सोल्व कर दिया। आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लगे तो एक बार आप ऊपर नीचे ऐड कर दो, ऐड करोगे तो √x - 2 तो कट जाएगा, ये वाली टर्म 2 बार आएगी, फिर कंफर्म हो जाएगा, नीचे ये टर्म आएगी और ये 2 बार, 2 से 2 कट जाता है। थोड़ी सी समझदारी लगाते, उसको देखते ये लिख सकते थे, नीचे 3/1, 3 और 1 4, और 3 - 1 2, तो 4/2, ये वाली बात कितनी बन गई, 2। इसका क्या कर दूं मैं, स्क्वायर कर दूं। जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा तो यहां पर देखना, स्क्वायर चलो लिख देता हूं एक टर्म, x/2 अपोन में x - 2 = 4। आपका मन करे तो फिर से आप सी एंड डी लगा सकते हैं, कैसे, x/2 = 4 और 1 5 3, और यहां से सोल्व करोगे x की वैल्यू कितनी आ गई, 10/3। या फिर दूसरा तरीका, ये गुणा होगा इसके साथ, 4x बना, ये x बना, तो ये क्या बन गया भाई, 3x। 4 × 2 8, 8 इधर आ जाएगा 10, सोल्व कर दोगे, ये पार्ट आपका इधर चला गया। तो जैसा मन करे आप इजी वे में भी सोल्व कर सकते हो, आपका मन करे अगेन आप सी एंड डी रूल लगा सकते हो। जिस बच्चे को जितना स्मूथ वे में सी एंड डी रूल लगाना होगा उसकी कैलकुलेशन उतनी फास्ट होगी।
स्मूथ वे में कैसे लगाओगे? जब आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, सवालों को डिटेल में करके देखोगे कि अगर मैं ऐसे करता तो क्या होता, अगर मैं CND को नीचे से ऊपर लगाता तो क्या होता, अगर मैं ऊपर माइनस करता नीचे प्लस करता तो क्या होता। फिर फाइनली आपको एक पैटर्न सेट करना है कि एग्जाम में आप हमेशा ही कौन सा पैटर्न प्रीफर करेंगे। मैं जनरली प्रीफर करता हूं एडिशन कर दो ऊपर वाले में, नीचे वाले में सब्ट्रैक्शन कर दो, ठीक है। बाकी आपको ये चीजें तो खुद से चूज करनी पड़ेंगी। चलो भाई, अब कुछ सवाल देखो मैं करवा देता हूं वैल्यू पुट पर, ठीक है। अब वैल्यू पुट को देखो, एक्सप्लेन करने के अंदर वही चीजें हैं, खूब सारा टाइम लगता है, लेकिन अपना जो सीरीज है वो चल रही है रेलवे के हिसाब से, SSC के हिसाब से चलती, तो ये कंप्लीट आपका पढ़ाने का तरीका डिफरेंट हो जाता, और कई सारे पार्ट और भी होते हैं अलग अलग SSC में जो पूछे जाते हैं, CDS के अंदर भी, ठीक है। तो एक बार के लिए पेशेंस बना के रखो, हो हल्ला नहीं बचाना है कमेंट्स के अंदर या स्ट्रीम के अंदर कि सर इतना सा अलजेब्रा क्यों करवा रहे हो और ज्यादा क्यों नहीं करवा रहे हो। देखो 6 दिन में हमें ये कंप्लीट करना था, 90 डेज में सिलेबस को कंप्लीट करना है। पढ़ने को ऐसा है, अलजेब्रा ऐसा चैप्टर, आप इसको 20 घंटे में पढ़ा दो, 25 घंटे में पढ़ा दो, सारे के सारे। करना क्या, एक एक सवाल को ही छोड़ो मत, हर सवाल को उठा लाओ, जो भी पैटर्न, वैल्यू चेंज करके नहीं, जितने भी पैटर्न हो गए हर पैटर्न पर 3-3, 4-4, 5-5 सवाल करवा लो। कुछ खुद के बनाए हुए सवाल हो जाते हैं कि भाई यहां तक पूछ चुका है, तो चैप्टर कितना भी लंबा चलाया जा सकता है, डिपेंड करता है उद्देश्य क्या है, ये हमें डिसाइड करना पड़ता है। तो अपनी सीरीज चल रही है रेलवे की, मैं ये चाहता हूं कि 90 डेज में ये काम करते रहें। पैरेलल में आपको बुक बता रखी है, वो लगाते रहें, जो जो चैप्टर आपके चल रहे हैं। जैसे ही आपकी एग्जाम का 1 महीना बचे, आप डेली बेसिस पर एक मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वहां पर आपको दूर करनी है अपनी सिली मिस्टेक, क्या आपकी एक्यूरेसी रहती है, क्या आपकी स्पीड रहती है, कैसे चीजों को मैनेज करते हैं। अगर मिड दिसंबर में एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम अगर आपका एक्सटेंड होता है, तो बिल्कुल हम लोग कुछ स्पेसिफिक पार्ट या कुछ क्वेश्चंस और उठाएंगे, जिससे क्या लेवल और बढ़ाया जा सके, या फिर मिक्स पैटर्न के अंदर हम लोग क्या करनी स्टार्ट कर देंगे, मॉक टेस्ट, ठीक है। तो आप पेशेंस बना के रखें, हो अल्लाह ना करें, थोड़ा सा कोऑपरेट करें, और कोऑपरेट करना है और ज्यादा तो कम से कम इनको शेयर कर दिया करें, सेशन को लाइक ही कर दें, उसमें थोड़ा ना जोर आता है। कई बच्चे तो ऐसे सोचते हैं कि लाइक कर देंगे तो पता नहीं क्या अंगूठे के कुछ हो जाएगा, वो टूट जाएगा, ठीक है भाई। तो कम से कम इतना तो कर दें, कोई टीचर ईमानदारी से चुपचाप लगा हुआ। 931 सवाल है, किसी ने पेड कोर्स भी ले रखा होगा, अभी 48 नंबर की अपनी क्लास, 49 नंबर की क्लास चल रही है। पेड कोर्स वाले भी दिमाग लगा लें कंपेयर करके कि भाई हमने इतनी क्लासेस की, इतने घंटे में हमारा क्या आउटपुट निकला, यहां इस टीचर ने क्या आउटपुट निकाला है, ठीक है। सवालों का स्तर वगैरह कुछ भी जज करना हो जज करें। अब मैं आपको थोड़ा सा सिखा रहा हूं वैल्यू पुट। देखो, एक तो जो सवाल नकली किस्म के होते हैं, कहने का मतलब जिनके पैटर्न आपको सीधे सीधे समझ आते हैं, उसमें वैल्यू पुट में नहीं पढ़ना है, ठीक है। जहां आपको चीजें लगे कि मामला टिपिकल हो जाता है, वहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट के थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं, कई कॉन्सेप्ट होते हैं। उसका डिग्री का कॉन्सेप्ट होता है, वैल्यू पुट में सिमेट्री का कॉन्सेप्ट होता है। डिपेंड करता है कितनी इक्वेशन आपको दे रखी है, उसके हिसाब से आपको चीजें जज करनी होती है। अगर आपके पास सिर्फ एक ही इक्वेशन होती है तो उसमें एक वैल्यू फिक्स होती है, बचे हुए जितने भी वेरिएबल हैं उनकी आप वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल समझना, अगर कोई कहे मुझसे x + y = 5 है, तो मैं कहूं कि मैं यहां पर किस किस की वैल्यू मान सकता हूं, तो आप कहेंगे कि सर इसकी 3 मान लो, इसकी 2 मान लो। तो क्या मैं x और y दोनों की वैल्यू मान सकता हूं? अगर आप ऊपर ऊपर मोटा मोटी देखेंगे तो आप कहेंगे हां सर आप दोनों की मान सकते हो। नहीं, यहां मैं दोनों की वैल्यू नहीं मान सकता। मानने का मतलब क्या था, मेरा मन किया x की वैल्यू 3, मेरा मन कर रहा है y की वैल्यू 10। फिर आप कहोगे नहीं सर ये थोड़ा ना हुआ, ऐसा थोड़ा ना मानोगे, यहां 2 मानना पड़ेगा। अरे वो आपने माना नहीं है, आपने इसे अज्यूम किया है, किसी एक पार्ट को आपने अज्यूम किया है। इसका मतलब दूसरा तो ऑटोमेटिक आपको 2 ही लिखना पड़ेगा। मानने का मतलब क्या, मेरा जो मन करेगा मैं वो वैल्यू लिखूंगा। तो इसका मतलब आपके पास 2 वेरिएबल है, इन्हें वेरिएबल कहा जाता है, हिंदी में इन्हें चर कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, इनकी वैल्यू बदलती रहती है, वेरी करती रहती है। अगर आपने x की वैल्यू 3 मान ली, अज्यूम कर ली, तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक क्या होगी, फिक्स। वो कितनी लिखोगे, 2। अगर आपने इसकी वैल्यू 15 मान ली, रिजल्ट 5 आना चाहिए, तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या निकल के आएगी, 10। आप दूसरी वैल्यू को मान नहीं रहे हैं, वो तो ऑटोमेटिक निकल रही है, वो फिक्स हो रही है। ये 3 माना तो ये 2 फिक्स होगा, तभी तो 5 बनेगा।
इसका मन किया आप 17 मानोगे तो ये ऑटोमेटिक आपका -12 फिक्स हो जाएगा। तो क्या कंक्लूजन निकला, अगर आपके पास एक इक्वेशन है उसमें दो वेरिएबल है, एक की वैल्यू फिक्स हो गई। अगर यही इक्वेशन ऐसे होती x + y + z बराबर मान लो 10 होता, तो यहां पर एक बात बताओ मुझे, कितनों की वैल्यू मान सकते हो? x की वैल्यू मान सकते हो, मानने का मन ये हुआ मैं तो 10 मानूंगा इसको। y की वैल्यू मान सकते हो, बिल्कुल मान सकते हैं भाई, मेरा मन किया 17 मान लूंगा। z की वैल्यू मान सकते हो, मैंने मान लिया 20। क्या 10 आया? नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, x और y की आपने वैल्यू अज्यूम कर ली, z की वैल्यू निकालनी है तो ये 27 उधर जाएगा, तो ये वैल्यू क्या बनी -17। क्या कंक्लूजन निकाला, इसको हमने अज्यूम कर लिया। जो आपका मन करे, मेरा मन कर रहा है 5, इसे भी आपने अज्यूम कर लिया, मेरा मन कर रहा है 25। ठीक है, दो वैल्यू आपने अज्यूम कर दी, 25 5 30 उधर जाएगा। इसका मतलब तीसरी वैल्यू आपकी क्या हो गई, फिक्स। इसे आप अपनी मनमर्जी से नहीं मान सकते। तो कंक्लूजन क्या निकला, एक इक्वेशन है अगर आपके पास तो एक जो वेरिएबल है वो तो फिक्स हो जाता है। जैसे ये वाली इक्वेशन थी, एक की वैल्यू फिक्स हो गई, इसकी कुछ भी मानते जाओ। यहां पर किन्हीं दो की वैल्यू कुछ भी मान लो, लेकिन तीसरे की आपकी फिक्स हो जाएगी। तो एक इक्वेशन में एक तो आपका जो वेरिएबल जिसे लेके चलते हैं x y z l m n a b c कुछ भी मान लो, एक आपका फिक्स रहेगा। उसके अलावा जितने भी हैं, अगर वो दो वेरिएबल में है तो इसका मतलब यहां पर एक फिक्स हो गया, बचे हुए की वैल्यू चेंज कर सकते हो। इक्वेशन 3 वेरिएबल की है, एक फिक्स होगा, बचे हुए दो को कुछ भी कर दो। अगर इक्वेशन के अंदर 4 वेरिएबल हैं, मान लो ये बना 24, तो यहां पर इन तीनों की कोई से भी 3 ले लो, इनकी वैल्यू आप अज्यूम कर सकते हो, लेकिन ये एक पार्ट आपका क्या रहता है, फिक्स। तो वैल्यू अज्यूम करते टाइम कई चीजें होती हैं, अपने रेलवे के हिसाब से जो मैंने पेपर देखे उनके हिसाब से मैं आपको मोटा मोटी जो कंक्लूजन है वो बता देता हूं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अगर आपके पास एक इक्वेशन है तो उसमें एक वेरिएबल की तो वैल्यू फिक्स हो जाएगी, बाकी जितने भी हैं उनकी वैल्यू आप अज्यूम कर सकते हो। कल ही मैंने आपको बात सिखाई थी ये वाली, मान लो x + y बराबर आपको दे रखा है 10। ठीक है, x - y की वैल्यू मैं कहूं ये मुझे दे रखी है 8। ठीक है, एक ही सवाल है ये मेरे पास, उसमें ये बातें दे रखी हैं। क्या यहां पर आप वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं? एक इक्वेशन ये है, एक वैल्यू फिक्स हो जाएगी, बची हुई को चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने अज्यूम कर लिया अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये क्या हो गई भाई, फिक्स हो गई। अगली इक्वेशन आपने देखी, ये तो फिक्स है ऑटोमेटिक, तो ये भी क्या निकल के आएगी, फिक्स आएगी। और आपने क्या कर रखा है, मामला अज्यूम, तो इसका मतलब ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखना, जैसे मेरा मन किया यहां पर कि मैं इसकी जगह 6 ले लूं, तो इसकी जगह मैंने क्या लिया, 4। ये मैंने अज्यूम कर लिया और ये मेरा क्या हो गया, फिक्स। यहां पर देखना, ये वाली वैल्यू तो आपकी फिक्स है, 4 रखनी पड़ेगी। एक संख्या में से 4 को घटाया, ये आया, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू यहां से फिर क्या हो गई, 12 फिक्स हो गई। इधर आपने 6 अज्यूम किया था, इधर ये 12 फिक्स आ गई, तो मामला गड़बड़ हो गया। यहां पर देखो, दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन दो ही वेरिएबल में है। एक वेरिएबल यहां फिक्स हो गया, बचा हुआ यहां पर फिक्स हो गया। अगर ऐसा कोई भी पैटर्न है, यहां पर आप अज्यूम नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट यही काम करेगा। अगर दो इक्वेशन है तो आपके पास दो वेरिएबल की वैल्यू फिक्स हो जाती है। अगर जेड जेड और इन्वॉल्व कर देता तो कोई समस्या नहीं थी। तो यहां पर असल में देखा जाए तो कल भी मैंने कहा था कि एक्स और वाई की वैल्यू बताओ, तो एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू नहीं आती थी, इसीलिए एक ही वैल्यू आती थी, एक एक्स की एक वाई की। तो इसीलिए दो इक्वेशन डाल करके आपसे सवाल उस टाइप के पूछे जाते हैं। तो मेरे ख्याल से मामला सेट हो गया होगा। सॉल्यूशन अगर आप निकालते, दोनों को जोड़ दो, 18x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 1। इसी को यहां रख दो, 9 और 1 10 बन रहा है। तो यहां पर x की वैल्यू 9 होगी, y की वैल्यू 1 होगी। इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने आपको ये बात बताई है, एक छोटी सी बात है, ध्यान से सुनना। एक इक्वेशन है, कितने भी वेरिएबल हो, वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू वेरी करती रहती है। जैसे x y z हो गया, इक्वेशन बना ली, ABC में इक्वेशन बना ली। तो आपको क्या करना है, एक इक्वेशन में
एक पार्ट तो आपका फिक्स रहेगा, बचे हुए वेरिएबल की आप वैल्यू लिख सकते हैं। अगर एक ही क्वेश्चन में उसने दो इक्वेशन बना रखी हैं तो इसका मतलब दो वेरिएबल जिन्हें हम लोग कह रहे हैं उनकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी। अगर तीन तीन के अंदर बना रखे हैं तो बचे हुए एक पार्ट को आप चेंज कर सकते हैं। इतना सा आपको कंक्लूजन लेना है। क्वेश्चन नंबर 931 में देखना। अब ये सवाल दिखने में बड़ा टिपिकल लग रहा होगा, आपको लग रहा है। अब देखो एक तरीका तो ये है आपका कि जैसे x की वैल्यू तो इसने आपको दे रखी है बड़ी टिपिकल से, x³ प्लस 3bx आपको फाइंड करना है। अब आपके सामने चुनौती ये आ गई, यार ये तो मामला उलझ जाएगा। इसको आप गौर से देखते हो तो एक बात बताओ, अगर मैं b को 0 कर दूं, अगर मैं यहां से b को 0 कर दूं तो देखना मेरे पास जो इफ वाली कंडीशन है उसमें x के बराबर क्या बचेगा, देखना क्यूब रूट है a प्लस अंडर रूट आपका a² प्लस b³ b तो 0 ही है तो अंडर रूट में a² का अंडर रूट a होगा। तो यहां पर आपके पास क्या बचेगा, a और a 2a, और 2a का क्या बना यहां पर क्यूब रूट लिखा जा सकता है, प्लस का साइन है। फिर देखना क्यूब रूट a माइनस अंडर रूट a² प्लस b³ b तो गायब हो गया, 0 कर दिया। अंडर रूट a² है a बनेगा, a माइनस a क्या हो गया आपका 0। तो इसका मतलब इसका जो प्लस के बाद पार्ट है वो तो 0 हो गया। b इक्वल्स टू में 0 रखने का ये फायदा हुआ कि x की वैल्यू आपके सामने ये आ गई। अब सवाल पूछ रहा है आपसे क्या, x³ प्लस 3bx, b तो ऑलरेडी 0 है, 0 रखते ही तो मामला 0 हो गया। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, x³ की। तो सिंपल है, यहां से यहां जाओ क्यूब कर दो, इसका क्यूब करोगे क्यूब रूट कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 2a। तो अगर आपको ये वैल्यू पुट वाला थोड़ा सा आइडिया है तो ये जो सवाल होते हैं, कुछ कुछ सवाल ऐसे हैं जो दिखने में बड़े टिपिकल होते हैं, इनका आप तुरंत के तुरंत निपटारा कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज को भी सीखने का आप प्रयास जरूर करना। सवाल नंबर अपना 932, 932 नंबर 932 में देखना जरा, इसने आपसे क्या कहा, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए का क्यूब माइनस a³ b³ माइनस b³ c³ माइनस c³ a³। सवाल इतना टिपिकल है कि आप सिर्फ और सिर्फ या तो तुक्का मार सकते हैं। अब यहां देखो कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, डिग्री के भी कॉन्सेप्ट चलते हैं। अब मैं उन चीजों में आपको उलझाना नहीं चाहता, अदरवाइज वही है कि हमें वही अलजेब्रा के 2-3 सेशन और बढ़ाने पड़ेंगे। अब जितना हमने सीखा वैल्यू पुट के नाम पर उससे दिमाग लगाओ। देखो ऐसे सवालों के अंदर अगर आप क्या करें, जैसे मैं c को 0 कर दूं, आखिरी पार्ट को जैसे मैं 0 कर दूं, ऑप्शन ए में देखो गुणा में c है 0 हो गया, ऑप्शन बी में मल्टीप्लाई में 0 है c है तो 0 हो गया, ऑप्शन सी में भी 12 ABC है, c की जगह 0 रखते ही 0, डी भी 0। तो इसका मतलब किसी एक पार्ट को 0 करना तो बेवकूफी होगी, कोई फायदा नहीं हुआ। तो फिर क्या करें भाई, तो फिर ऐसा कर दो, अगर मैं a बराबर b बराबर c बराबर 1 ले लूं, आपको क्या करना है, वैल्यू पुट में आसान आसान वैल्यू काम में लेनी है। ऐसा नहीं है कि सर मैं तो एक वैल्यू तो 5 मानूंगा, एक 4 मानूंगा, 3 मानूंगा। अरे भाई मानने को आप a की वैल्यू 7/3, b की वैल्यू 3.55 ले लो, c की वैल्यू 8.94 ले लो। मुद्दा ये है सवाल कैलकुलेटिव बनेगा। ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है, हो सकता है किसी सवाल में ये चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर दे, हो सकता है यहीं पर आगे चल के अपने ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए। तो मैं एक आपको रफ आइडिया दे रहा हूं कि वैल्यू पुट आप कर करके देखोगे तभी आपको आइडिया लगेगा। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि पहले किसी पार्ट को 0 करके देखो। चारों ऑप्शन ही एक जैसे बन गए, अगर मान लो 2 ऑप्शन 0 बन जाते, 2 रिमेनिंग रह जाते, तब तो दिमाग लगाते कि भाई क्वेश्चन में क्या बन रहा है, फिर 2 को एलिमिनेट कर देते, बचे हुए 2 पर दिमाग लगाते। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीजों का सहारा लेना है। चारों ही ऑप्शन आपके 0 बन गए तो 0 रखने का कोई फायदा नहीं हुआ, एक रखा हमने। क्वेश्चन में क्या बना देखो, ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 ब्रैकेट में 3, 3 का क्यूब कितना 27, माइनस देखना a³ 1 का क्यूब b 1 का क्यूब, फिर 1 1 1 3 लेस होगा तो क्या बना भी आपके पास 24। चारों ऑप्शन चेक करने हैं, a इंटू बी इंटू सी 1 इंटू 1 इंटू 1, फिर a प्लस बी 2, b प्लस सी 2, c प्लस ए 2, 2 गुणा 4 गुणा 8 आ गया। ये तो गलत है, 24 आना चाहिए। ऑप्शन बी में देखना 3 गुणा में 1 गुणा 1 गुणा 1, ये तो 3 बन गया, फिर 2 2 2, तो ये कितना बन रहा है 24, ये सही हो सकता है।
ऑप्शन सी की बात करें, ये तो क्या 12 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, और ऑप्शन डी आपका 0, तो ये तो सारे के सारे आउट हो गए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ये मान लो कहीं एक जगह और 24 बन जाता तो फिर क्या करते भाई, किसी वैल्यू को -1 और करने का प्रयास करते, तो ऐसा सा कुछ दिमाग लगाते, तीनों वैल्यू को चेंज भी करना पड़ सकता है। तो बाई चांस अगर कोई आलतू फालतू सवाल एग्जाम में डाल देगा अलजेब्रा में, तो ध्यान रखना वैल्यू पुट आपके पास एक समाधान होना चाहिए उस चीज का। चलिए भाई, सवाल नंबर 933, क्वेश्चन नंबर 933। नाइन 933 में देखना जरा, इसने आपसे क्या कहा, x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब, ये पैटर्न आपका चल रहा है। देखो किसी भी पार्ट को अगर मैं जीरो करूं, x को भी जीरो करूं, तीनों के चारों के चारों ऑप्शन में x गुणा में है, तो जीरो रखते ही चारों ऑप्शन जीरो हो गए, इसका मतलब कोई भी फायदा नहीं हुआ। फिर एक तरीका मेरे पास क्या है, मैं x बराबर वाई बराबर जेड, x बराबर वाई बराबर जेड बराबर 1 लिख दूं, लिखा मैंने। अब देखना क्वेश्चन क्या बना, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 का क्यूब 27। अब देखो y और z सबकी वैल्यू 1 1 रखनी है आपको, तो अगले ब्रैकेट में क्या आया, -1 का क्यूब, फिर अगेन माइनस बाहर है, फिर 1 का क्यूब, ब्रैकेट से बाहर माइनस है, फिर 1 का क्यूब, तो क्या बना भाई 24। 1 1 1 1 किस में रख रहे हो, सभी की जगह रख दो। ऑप्शन ए में क्या बना 6, बी में क्या बना भाई 8, ऑप्शन सी में कितना बना 12, ऑप्शन डी में कितना बना 24। ये आपका रिजल्ट हो गया। ये वैसे भी दिख रहा था, ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है जिससे कि आपके सवाल इजी वे में हो जाए। क्वेश्चन नंबर आपका 934, सवाल नंबर 934। नाइन 34 में देखना, इसने क्या कहा, इफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू मी जीरो है, देन आपसे पूछा गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स, 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये वाली बात आपसे पूछी गई है। एक तरीका तो क्या हो सकता था कि भाई आप क्या करो, वैल्यू को जीरो रख लो किसी को। जैसे अगर मैं जेड की वैल्यू जीरो रखता हूं, अगर मैं जेड की वैल्यू जीरो रखता हूं, समस्या क्या पैदा होगी, एक्स वाई बराबर भी जीरो आ जाएगा। तो यहां से देखना, तीसरी जो टर्म पूछी गई है 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, जेड भी जीरो रखा, एक्स वाई भी जीरो आ गया, 1 अपॉन जीरो, रिजल्ट क्या देगा आपका इनफाइनाइट। इसका मतलब इस सवाल में किसी भी पार्ट को आप जीरो नहीं कर सकते। अब यहां पर वैल्यू पुट में इस पार्ट को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी कभी आपके पास एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स अगर वो जीरो बना रहा है, तो आप ऐसा करो, x बराबर वाई बराबर 2 रख लो, और z की जगह आप क्या रख लो भाई, -1 रख लो। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, ये एक स्पेसिफिक वैल्यू है, ये पहले अगर ध्यान है तो मामला आसान होगा, वरना वैल्यू एडजस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, सबसे आसान वैल्यू यही होती है। कैसे, 2 गुणा 2 बनेगा, ये 2 गुणा में 2 और 2 गुणा में -1, और ये फिर -1 गुणा में 2 बन गया ना 0, 4 - 2 -2। तो ये एक स्पेसिफिक वैल्यू है जो इस पैटर्न को जस्टिफाई करती है। क्या ऐसी और भी कोई वैल्यू हमें पूरी अलजेब्रा में ध्यान रखनी होती है? नहीं, पूरी अलजेब्रा में हमें वैल्यू पुट में सिर्फ इस पैटर्न में वैल्यू को ध्यान रखना पड़ता है, इसके अलावा किसी भी पैटर्न की वैल्यू रखने की नीड नहीं है। ठीक है भाई, एक बार रफ आइडिया भी होगा ना कि वहां पर 2 2 -1 जैसा कुछ मान रहे थे, 2 वैल्यू भी रख लोगे तो भी दिमाग लग जाएगा। चलो वैल्यू पुट से करते, तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर कितना भाई 4, 2 माना था, y इंटू में जेड करोगे तो 2 गुणा में -1 माइनस माइनस प्लस 4 4 कितना हो गया भाई 8, प्लस का साइन। अगली टर्म देखना, y स्क्वायर कितना 4, माइनस माइनस जेड इंटू में x, माइनस माइनस प्लस, तो 4 ये था, 4 ये हो गया, 8 आ गया, फिर प्लस का साइन, जेड स्क्वायर तो 1 हो गया, 1 माइनस 2 इंटू 2 4, तो ये देखना जरा, ये तो 1 बना, ये 4 बना, तो यहां -4 करोगे तो माइनस का यहां पर क्या बनेगा आपका 3 लिखा जा सकता है। 1 मिनट, कोई गड़बड़ तो नहीं की हमने, एक्स स्क्वायर किया आपने 4 बना, माइनस वाई इंटू में जेड किया, 1 मिनट, वाई इंटू में जेड किया, 2 इंटू, ये क्या बना भाई 6 बना, और ये वाला भी क्या बना 4 और 2 6 बना, 6 एलसीएम आ गया 1 + 1,
कितनी बार डिवीजन? 2 बार। तो इस पैटर्न का आपका रिजल्ट क्या बन चुका है? 0। ठीक है भाई, तो ये आपका एक तरीका हो गया। तो सीधे सीधे आपने जब इसको सोल्व किया तो रिजल्ट आपका 0 आ गया। अब यह कि ये बात आप चारों ऑप्शन में चेक करके देख लो। ए ऑप्शन तो आपका सही हो ही सकता था, एक में 1 है, एक में 3 है। सी ऑप्शन में भी यही बात आपने रख के देखी तो आपको पता चला नहीं, 0 नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट। अगर कोई 2 ऑप्शन ऐसे ही 0 बनने स्टार्ट हो जाते तो फिर इसे हमें क्रॉस चेक करना पड़ता। अब देखना जरा, इसको थोड़ा सा जनरल अप्रोच से और डील कर लेते हैं। ठीक है भाई, थोड़ा सा इसे जनरल अप्रोच से भी डील करो कि कैसे सोल्व होते हैं एक्चुअल में ये वाले सवाल। देखना, आपको क्या फाइंड करना है? 1/x² माइनस yz, आगे फिर y² माइनस z, फिर z² माइनस xy। इसका मतलब अगली जो 2 स्टेप होंगी उनमें तो कॉमन सेंस अप्लाई करना है। एक स्टेप आपको सोल्व करनी है। सोल्व करने का तरीका क्या होगा? इसी के थ्रू कुछ सोल्व होगा। x², तो इसका मतलब यहां तो किसी का स्क्वायर करने का फायदा नहीं है, मामला उलझ जाएगा। अब देखना माइनस yz, ये वाला पार्ट यहां से उठा करके, ये वाला पार्ट आप यहां से उठा करके इधर भेज दोगे तो ये क्या होगा? माइनस का yz। माइनस yz की जगह ये वाली बात आप लिख सकते हो, लिखी जाएगी ना। तो देखना 1 में यहां पर प्लस का xy प्लस का zx, ये x², x कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में क्या निकलेगा? यहां x प्लस वाई प्लस जेड। एक स्टेप सोल्व हो गई। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि आगे का पार्ट सोल्व नहीं करना। अब एक बात बताओ, ये पैटर्न x² में था, x कॉमन आ चुका है, ब्रैकेट में ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। अगला अगर आप सोल्व भी करोगे तो ये क्या आएगा? y, और ब्रैकेट में आपका x प्लस वाई प्लस जेड आएगा। उससे अगला भी अगर आप सोल्व करोगे तो बाहर z आएगा और ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड। तो इसका मतलब इतना नहीं करना था, 2 स्टेप लिखने की नीड नहीं है। एलसीएम लेते तो कैसे लेते भाई? आपको पता है x प्लस वाई प्लस जेड तो तीनों में बनेगा, इसके गुणा में x, इसके गुणा में y, उसके गुणा में z, तो x इंटू वाई इंटू जेड लिखो। अब देखना, x है, x प्लस वाई प्लस जेड है, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा क्या है? वाई जेड। अगले में ये भी होगा, y भी होगा, जेड, अगले में z भी होगा, ये भी होगा, एक्स वाई। एक बात बताओ, ये कंडीशन में भी तो दे रखा था स्टार्टिंग में 0, तो ऊपर वाला पार्ट 0 है, नीचे किसी का भी डिवीजन कर दो रिजल्ट 0 आएगा। चीजें दोनों ही सीखने का प्रयास करना, ऐसा मत समझ लेना कि एक पार्ट है बस हो गया वैल्यू पुट से, सर क्यों दिमाग लगवा रहे हो फालतू के अंदर। टाइम है, कुछ सोच समझ के ही मैं कह रहा हूं आपको। ये जो ट्रिक वगैरह होती है, ये आधी अधूरी समझ होती है आपकी, इसके आउटकम अच्छे नहीं होते। बाकी मेरे लिए तो आसान होता, एक ही बात को एक्सप्लेन करता, उसके साथ हवाबाजी करनी स्टार्ट कर देता। देखो ऐसा कोई नहीं पढ़ाता जैसा हम लोग पढ़ाते हैं, बहुत कुछ ऐसा आपको डिलीवर किया और वो मैं भी जानता हूं कि वो कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन वो ढिंडोरा पीटने का क्या फायदा है? वो कोई ऐसी खोज तो है नहीं जो इतिहास के अंदर किसी ने नहीं कर रखी है। कोई बच्चा भी उन चीजों को हो सकता है अप्लाई करता हो, कोई एक बच्चा एक अलग पैटर्न को फॉलो करता हो, किसी दूसरे ने दूसरी चीज को सोच रखा हो। अब टीचर हैं तो कई सारी बातें एक साथ जानते हैं, तो कोई ये अलग से खोज तो है नहीं कि इनकी हवाबाजी की जाए। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जो चीजें नॉर्मल थी, हवा बन सकती थी ना वहां पर कि देखो वैल्यू पुट करके तुरंत हो गया सवाल, लेकिन उसके मैंने अपने ऑफलाइन के अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है उसके आउटकम अच्छे नहीं रहते। इसीलिए बच्चे को सीधी सटीक राय देते हैं, उसे पढ़ना है वो पढ़ लेगा, उसे नहीं पढ़ना है तो वो वैसे भी नहीं पढ़ेगा। जिनको चीजें ये चाहिए कि पढ़ाई आसान है, देखो पढ़ाई आसान नहीं है, ठीक है। पढ़ाई में आता है जोर। रीजन क्या है? 7-8 घंटे किताब खोलनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, भूलते हो फिर पढ़ना पड़ता है, फिर भूल जाते हो, पढ़ना पड़ता है, मैथ्स की प्रैक्टिस करते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो, सिली मिस्टेक होती है, मार्क्स कम आते हैं, डिमोरलाइज होते हो, फिर ट्राई करते हो, फिर डिमोरलाइज होते हो। तो ये एक बहुत लंबा चौड़ा तनाव का फेज चलता है बच्चे के साथ, तब जाकर के वो कॉन्फिडेंस लेवल के अंदर आता है कि सारे ही सब्जेक्ट उसकी जो एग्जाम की डिमांड है उसके पूरे के पूरे हो गए। अब बच्चों को क्या चाहिए? आसान चाहिए, आसान होता नहीं है। इसी वजह से वो क्या है, बेरोजगारी का आलम है वो इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। अब कोई कह देगा, मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि भाई पढ़ने वाले हर बच्चे का सिलेक्शन होता है। अब कुछ बच्चे जिद में आकर कह देते हैं कि सर ये रेलवे में तो 2.5 लाख वैकेंसी है, फॉर्म तो 2.5 करोड़ भरे हुए हैं, तो उनका कहां होगा? अगर बोले सब पढ़ने लग जाएं तो सिलेक्शन कैसे होगा? इतनी तो पोस्ट ही नहीं होती। भाई सब पढ़ के तो दिखाओ एक बार। अगर आप अपने डे 1 को डे 49 से कंपेयर करोगे, आपको पता चलेगा कि अपने पास सिर्फ 10% ही बच्चे बचे हुए हैं मुश्किल से, जो इन वीडियोस को लगातार देखते हैं।
कमेंट्स के अंदर भी देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि शुरुआत में जो कह रहे थे कि गुरुजी चमत्कार हो गया, ये हो गया, लगातार 3-4 वीडियो में मेंटेन रहे, फिर धीरे धीरे कम हो गए, कुछ बच्चे बीच में नए आते हैं। कैसे पता चलता है मुझे नए बच्चे आते हैं? कुछ बच्चे आते ही ये सवाल करते हैं कि सर वो कौन सी किताब थी जो आपने बताई थी, और ये किताब वाली बात मैं कम से कम 5 या 6 बार रिपीट कर चुका हूं, ये बुक पढ़नी है, ये बुक पढ़नी है। फिर ग्रुप पर भी मैसेज देखते हैं कि सर आपने कौन सी किताब बताई थी, फिर कमेंट्स के अंदर भी यही चल रहा है, आपने कौन सी किताब बताई थी पढ़ने के लिए। इसका मतलब क्या है? वो बच्चे टाइम नहीं निकालना चाहते, उनका एटीट्यूड ही उस लेवल का हो गया है। तो चलो हमारा तो क्या है भाई, ये मेहनत करवाते हैं, जिसको ठीक लगे वो ठीक ठीक समझे, जिसे ठीक नहीं लगे वो छोड़ के जाए, इतना ही है। वो ट्रिक पढ़ ले, ट्रिकों से भला हो जाता है, बताना जरूर कि भला हो जाए किसी दिन। तो देखना भाई, ये वाला अगला सवाल है अपना 935। तो मेहनत करें, देखो मेहनत से ही सारे के सारे रिजल्ट बनते हैं। अब यहां पर आपको मैं चीजें समझाता हूं खोल खोल करके, तो मैंने अगर जीवन में ये ट्रिक ही पढ़ी होती तो मेरे ख्याल से मैं आपको ये नहीं समझा पाता, मेरा दिमाग इतना ही काम करता। ये सवाल है, इसमें बच्चे को कह दो ट्रिक। कोई बच्चा क्वेश्चन मार्क भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लगा दे तो भी बिल्कुल एक्सप्लेन किया जा सकता है कि भाई देखो ये यहां से ये यहां गए, यहां से यहां गए। और आपने इवन दो जैसे एडवांस मैथ के कौन से चैप्टर मेरे से पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10 लेक्चर मैंने पूरे कंप्लीट किए थे, 10 घंटे के आसपास का वो सेशन होगा। पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हमने खोल के रखा, प्रिज्म, पिरामिड, टेट्राहेड्रॉन, फ्रस्टम, रेगुलर पॉलीगन। तो इवन कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा हाईएस्ट नॉलेज की डिमांड एसएससी और सीडीएस में रहती है। रेलवे में उनके कंपैरिजन में डिमांड कम है नॉलेज की, ठीक है, इस बात को मानना ही पड़ेगा। कई बच्चे नहीं भी मानते हैं कि सर रेलवे के बच्चों को आपने तो बेवकूफ समझ रखा है, ये आपकी सोच है, आपने समझ रखा होगा खुद को बेवकूफ। मैं तो हर बच्चे का आदर सम्मान करता हूं कि भाई मेहनत करेगा, देश का भविष्य है वो, आप ही के कंधों के ऊपर टिकेगा कुछ टाइम के अंदर जाकर के भविष्य। तो ऐसा सा सिनेरियो चलता है, तो जितनी डिमांड है उसके अंदर डील करते हैं। इन ट्रिकों से, इन फॉर्मूलों से जो बार बार रिपीट होते हैं उनसे बचने का प्रयास करें। 935 में देखना, इसने क्या कहा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, 1। ठीक है भाई, अब यहां पर देखो इस सवाल को सोल्व करेंगे, ये मैं आपके होमवर्क में रख देता हूं, ठीक है। कल की क्लास में कोई होमवर्क नहीं था, आज की क्लास में एक होमवर्क लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से इस सवाल का। सवाल नंबर 936, 936 वाला सवाल देखना जरा। 936 में देखो, हालांकि ये पैटर्न तो हमने पढ़ रखा है, a प्लस बी प्लस 1 बराबर 0, a प्लस बी माइनस 1 है, क्यूब करोगे a क्यूब बी क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, जस्टिफाई हो जाए, कोई समस्या नहीं है। मैं आपको सिखा रहा हूं वैल्यू पुट। क्या करो, एक पार्ट आप 0 कर दो, b को 0 कर दो, आखिर वाले पार्ट इसलिए 0 करते हैं कि साइकोलॉजिकली इन चीजों को अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है। b को 0 किया, a की वैल्यू क्या भाई आई भाई -1। अगर b को आपने 0 किया तो a की वैल्यू -1। क्वेश्चन में a की वैल्यू -1 रखोगे, b की 0 रखोगे, a का क्यूब -1 का क्यूब -1, b वाला पार्ट आपका 0 हो गया, फिर b है तो ये भी 0 हो गया, प्लस का 1, ये पूरा का पूरा आपस में कट गया, तो रिजल्ट इस सवाल का क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो ये सवाल बिना फॉर्मूले भी किया जा सकता था, दोनों ही तरीकों से आना चाहिए। पीछे हमें नीड थी तो पीछे आपको मैंने सिखाया था। 937 देखना, x प्लस वाई बराबर आपके पास 2z है, x अपॉन एक्स माइनस जेड प्लस वाई अपॉन वाई माइनस जेड। ठीक है, ये आपको सोल्व करना है, सवाल नकली है। लास्ट वाला पार्ट जैसे z आप 0 कर देते हैं तो देखना 0 दोनों जगह से गायब हो गया, x अपॉन एक्स 1 हो गया, z तो गायब है ना 0 होकर, y अपॉन वाई बचा 1। तो रिजल्ट क्या आ गया इस सवाल का, ये। इस सवाल का भी होमवर्क है, क्या इसे जनरल अप्रोच से अगर हम लोग डील करते तो ये सवाल हमारा कैसे सोल्व होता। क्या इसे हम लोग x बराबर 0 करके भी कर सकते थे क्या, x बराबर 0 लेकर के आप सोल्व करेंगे तो भी ये सवाल आपका सोल्व हो जाता। देखना, x को 0 कर दिया, y बराबर क्या हो गया आपका 2z, तो x वाला पार्ट तो ऊपर 0 हो ही गया, y इधर है तो ये 2z हो गया, y की जगह 2z माइनस z, तो z से z कट गया, 2/2 माइनस 1 2। ठीक है, कोई भी आप पार्ट यूज करते उससे रिजल्ट 0 आ जाता। बस होमवर्क ये है कि इस सवाल को आप जनरल अप्रोच से ट्राई करेंगे, कोई भी वैल्यू बिना पुट किए आप इसको कैसे डील कर सकते हैं। 938 938 938
देखना इसमें क्या कहा, ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, बी स्क्वायर बराबर सी प्लस ए, सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। ठीक है, अब देखो तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, इसका मतलब वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो तो सवाल सोल्व हो जाएगा। तो आपने ये देखा ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, फिर अगले में बी का स्क्वायर है, आगे सी प्लस ए है, फिर सी का स्क्वायर है, ए प्लस बी है। ऐसे सवालों में अगर आप ट्राई कर सकते हैं जिनमें सिमिट्री होती है, इक्वेशन तीन है, ए बराबर बी बराबर सी, इक्वल में कुछ मत मान लेना कि सर एक मान लो, देखो वो जस्टिफाई नहीं होगा। तीनों को एक कर दोगे तो एक बराबर एक प्लस एक, एक दो के बराबर होगा। तीन इक्वेशन है, तीन ही वेरिएबल है, तो वैल्यू फिक्स होगी। फिक्स वाली वैल्यू अगर आपको पता है तो सवाल सोल्व हो जाएगा। अगर आप रैंडम कुछ मानेंगे और बाई चांस आपने गलत मान लिया तो सवाल ऑटोमेटिक आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने a बराबर b बराबर c किया, तो a स्क्वायर बराबर क्या है मेरा b प्लस सी, उसकी जगह a आ गया तो 2a। a की वैल्यू क्या आई भाई मेरी 2, लिखा जा सकता है। अब देखना a की वैल्यू 2 जस्टिफाई हो रही है, रख के देखना 2 का स्क्वायर 4 बराबर 2 प्लस 2 4। तो इसका मतलब मैं क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं, 1 अपॉन में 1 प्लस ए, 1 प्लस 2 3, फिर 1/3, फिर 1/3। तो ये जो रिजल्ट आया है 3 बार है, 3 से गुणा कर दो, रिजल्ट क्या आएगा 1। ये तो हुआ अपना वैल्यू पुट का। यहां भी हमने एक इंपॉर्टेंट बात और सीखी है कि वैल्यू कैसे पुट की जाती है। ठीक, ये सवाल प्रयास करना भाई आप थोड़ा सा जनरल अप्रोच से, जनरल से इसलिए कह रहा हूं जिससे आपका थोड़ा अलजेब्रा में दिमाग और खुलना स्टार्ट हो जाए। बाई चांस ये वाले जो अभी सवाल चल रहे हैं ये असल में देखोगे एसएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर है। अगर एज इट इज ऐसे सवाल वो उठाता है लेवल बढ़ाने के लिए तो आपको हेल्प मिलेगी। वैल्यू पुट ठीक है, कोई समस्या नहीं है, वो भी आपको सीखना है, लेकिन जनरल अप्रोच भी सीखनी है। जैसे कंडीशन आपको इस टाइप की बनती हुई दिखी, ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, फिर बी स्क्वायर सी प्लस ए, तो इसका मतलब पैटर्न एक जैसा सा ही चला। सवाल जब पूछ रहा है तो उसमें भी वो क्या कर रहा है, इसी टाइप का सा कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, बस बी आ गया फिर सी आ गया। आपको क्या सिखाया था, जब भी कि कभी ऐसे सवालों को जनरल अप्रोच से सोल्व करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कंडीशन की एक स्टेप उठा करके जो पूछा गया उसकी एक स्टेप के साथ रिलेट करते हैं, इतने में सवाल सोल्व हो जाता है। कैसे करेंगे, आपने यहां देखा ए, अगर मैं ए की जगह वैल्यू रखना चाहूं, एक मिनट में, अगर मैं ए की जगह वैल्यू रखना चाहूं तो यहां से तो अंडर रूट हो जाएगा, तो फिर समस्या होगी। 1 अपॉन में 1 प्लस अंडर रूट बी प्लस सी, 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट सी प्लस सी, ये तो समस्या होगी। क्या करें, अगर मैं इसको ऊपर नीचे ए से गुणा कर दूं, ऊपर नीचे ए से गुणा कर दूं, नीचे करोगे तो ए स्क्वायर ए, ये ए कॉमन भी आकर के वो की वो चीज बन गई। अब फायदा क्या हुआ, ए स्क्वायर यहां था, रिप्लेस करना था, ए स्क्वायर की जगह आपने क्या लिख दिया बी प्लस सी। तो ये देखना ए अपॉन में बी प्लस सी। अगले में क्या करोगे, ऊपर नीचे बी का गुणा करोगे, ऊपर बी नीचे बी प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह सी प्लस ए। तो आगे की जो टर्म आएगी उसमें नीचे का पार्ट सेम है, ऊपर बी आएगा, फिर अगली टर्म में नीचे का पार्ट सेम है, ऊपर सी आएगा। तीनों का एलसीएम ए प्लस बी प्लस सी है, ये बात ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई, आपस में कटा, रिजल्ट क्या आ गया 1। अगर थोड़ा सा भी आपका कॉमन सेंस काम करने लग गया तो इतना लिखते ही ये पूरा का पूरा सवाल सोल्व हो जाता है। थोड़ी सी माइंड कैलकुलेशन की नीड है, लेकिन वो आएगी कैसे भी, प्रैक्टिस करते रहो, उससे आ जाएगी। 939 वाला सवाल देखना, देखो अगेन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर एक्स वाई जेड है, कोई वैल्यू पुट करके ट्राई करना। ये सोल्व मैं हालांकि करवा रहा हूं, इस सवाल को आप होमवर्क में कैसे करोगे, वैल्यू पुट से ट्राई करना, क्या इसे आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते। नॉर्मल वे से मैं बताता हूं, देखो नीचे जो पार्ट पूछा, ऊपर तो एक सिमिट्री सी चल रही है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर एक्स वाई जेड, ठीक है। नीचे देखना उसने बात पूछी एक्स प्लस वाई, फिर अगले में वाई प्लस जेड, फिर अगले में जेड प्लस एक्स। नीचे मल्टीप्लाई में देखो एक्स वाई, फिर वाई जेड जेड एक्स, फिर जेड माइनस वन, एक्स माइनस वन, वाई माइनस वन। इसका मतलब अगर आप एक स्टेप सोल्व कर दे जाते हैं, कंपेरिजन से बाकी का भी रिजल्ट बता देंगे। तो यहां से देखो एक्स प्लस वाई ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे वाला अगर पार्ट आप गौर से देखें तो एक्स वाई का अंदर अगर मैं गुणा करूं तो एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई है, देखा। कंडीशन पर जाओ जरा, एक्स वाई जेड राइट साइड में है, लेफ्ट साइड से एक्स वाई को ले जाओगे माइनस का बनेगा। तो कंडीशन के अंदर अगर क्वेश्चन में आप गौर से देखते हैं तो आप क्या पाते हैं, इफ वाला जो केस है,
एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई, एक्स वाई को राइट में भेजा माइनस एक्स वाई, इस पूरे के बराबर में, किसके बराबर में, एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई के बराबर में क्या आया, वाई जेड प्लस जेड एक्स। जेड मैंने कॉमन ले लिया, यहां पर मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचा, वाई प्लस एक्स बच गया, ये इससे कट गया। पहली स्टेप में क्या रिजल्ट आया मेरा, पहली स्टेप में मेरा रिजल्ट आया 1/z। सिमिट्री आगे के पैटर्न में ही है, बस वैल्यू चेंज हो रही है। तो पहले में देखो x प्लस वाई ऊपर था, गुणा में एक्स वाई था, ब्रैकेट में z था, उसकी वजह से 1/z लिखा। तो अगले में क्या रिजल्ट आएगा 1/x, उससे अगले में क्या आएगा 1/y लिखा जा सकता है। इसका मैं ले लेता हूं एलसीएम, कितना x y z, इसकी जगह एक्स वाई, यहां पर वाई जेड, यहां पर जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स किसके बराबर है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कट जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा 1 लिखा जा सकता है। तो ये तरीका है इन सवालों को सोल्व करने का। सवाल नंबर 940, सवाल नंबर 940, देखो इस सवाल को जनरल अप्रोच से आप खुद से ट्राई कर लेना, वैल्यू पुट से जैसे करें। तो वैल्यू पुट में क्या दिमाग लगाएं भाई, एक तो तरीका ये है किसी पार्ट को जीरो कर लें, या फिर एक आपका दूसरा तरीका है कि आप क्या कर दो ऐसे सवालों में a बराबर b बराबर c, क्वेश्चन की कंडीशन तीनों ही चीजें सेम चल रही हैं, पूछने का जो तरीका है वो तीनों में ही सेम है। तो एक बात बताओ, हर जगह आप a रिप्लेस कर दोगे, कंडीशन में भी सवाल में भी। तो पहली टर्म a अपॉन में 1 माइनस 2a, a अपॉन में 1 माइनस 2a, a अपॉन में 1 माइनस 2a। तो 3 बार आपने देखा कि a अपॉन 1 माइनस 2a आ गया, इक्वल में क्या आ गया भाई 3/2, 3 से 3 कट गया। इस 2 का इधर गुणा करोगे 2a, 1 माइनस 2a, 2a इधर आ जाएगा, 4a बराबर 1, a की वैल्यू क्या आ गई 1/4। ठीक है, सवाल जो पूछा है देन के बाद जो बात है 1 अपॉन 1 माइनस 2a, फिर 1 अपॉन 1 माइनस 2a, फिर 1 अपॉन 1 माइनस 2a। तो इसका मतलब जो पहली बात है वही 3 बार रिपीट हुई है। पहली बात को सोल्व करोगे 1 माइनस 2a, 2 गुणा में a, 2 से कटेगा 4, 1/2। देखना ये 1/2 आएगा, 2 पर जाकर के रिजल्ट क्या बन गया आपका 6। क्या मिस्टेक की भाई, कोई ना कोई तो गड़बड़ की हमने, फिर कोई ना कोई हमने गड़बड़ की है। ये 2a हो गया, 4a हो गया, 1/4, 1/4 अगर आप रखोगे ये आपकी वैल्यू 1/2 होगी। ये पैटर्न आपका 3 बार है, 1/2 ही लिखा जाएगा, ऊपर चला जाएगा 6। ठीक है, मान लो बाई चांस मैं कोई कैलकुलेशन कर रहा हूं, मिस्टेक है, तो आप खुद से भी एक बार इस बात को चेक कर देना। ठीक है, क्योंकि रीजन ये है, हो सकता है मैंने कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन में छोटी मोटी गलती की है, मैं कितनी भी बार अब ट्राई कर लूंगा इजी वे में तो वो पकड़ में नहीं आएगी। ठीक है भाई, तो इस सवाल को भी आप देखना थोड़ा सा। सवाल नंबर 941, क्वेश्चन नंबर 941, देखो क्या कहा, इफ x इंटू में x प्लस वाई जेड, y इंटू में y प्लस जेड, z इंटू में z x प्लस वाई प्लस जेड, ये पैटर्न चल रहा है। z की वैल्यू, 3 इक्वेशन है। एक बात बताओ, अगर मैं तीनों को जोड़ता हूं तो मेरा x प्लस वाई प्लस जेड तीनों में है, दिख रहा है ना, कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में पहले वाले से x आया, दूसरे वाले से y आया, तीसरे वाले से z आया, बराबर 16 4 20 29 49। अब एक बात बताओ, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड, स्क्वायर बनेगा, बेटर क्या रहेगा आप इसका अंडर रूट कर दें। तो x प्लस वाई प्लस जेड की जगह आप क्या लिख सकते हो 7। आपसे क्या पूछा है z, तो जो नीचे आपको इक्वेशन 3 दिख रही है उस पर गौर करना जरा। z के मल्टीप्लाई में x प्लस वाई प्लस जेड है, z के मल्टीप्लाई में x प्लस वाई प्लस जेड है, इंटू में 7, बराबर में कितना है 29। z की वैल्यू कितनी होगी 29/7। मान लो x पूछता, क्या करना था, x के मल्टीप्लाई में पहली इक्वेशन में x प्लस वाई प्लस जेड है, ये निकाल लिया, बराबर 49 है। 7 का डिवीजन कर दोगे तो x की वैल्यू 7 आएगी। ठीक है, y भी ऐसे ही निकाल सकते थे, या फिर कई बार सीधे सीधे x प्लस वाई प्लस जेड पूछता है तो उसका ये तरीका है। तो तीनों में एक कॉमन पार्ट आपको दिख रहा था, ये तरीका फॉलो करेंगे सवाल तुरंत सोल्व होगा। इसके अलावा अगर इसमें और कलाकारी लगाएंगे तो ये सवाल आपका
टिपिकल हो जाएगा। तो यहां से अपना हो गया है अलजेब्रा कंप्लीट। ठीक है, अब देखो दिसंबर मिड के अंदर अगर आपकी एग्जाम होती है तब तो नया क्या पढ़ाया जा सकता है, पॉसिबल नहीं होगा। एग्जाम अगर आपकी 15-20 दिन आगे और खिसक जाती है तो बिल्कुल मॉक टेस्ट जब करवाए जाएंगे आपको तो उनमें अलजेब्रा की कुछ और बातें भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग, कुछ सवाल और इंपॉर्टेंट पैटर्न पर जो बातें पूछी गई हैं। अब निश्चिंत रहें, जो इसने पूछ रखा है वो वाली चीजें या तो आप, जैसे कल किसी बच्चे ने कहा होगा डिग्री क्या है, ग्रुप के ऊपर पूछा था कि इस पर्टिकुलर सवाल में, तो कल की क्लास में उस चीज को एक्सप्लेन कर दिया था कि भी डिग्री ये छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। तो बाई चांस कोई हल्का फुल्का पार्ट मिसिंग भी आपको लग रहा है तो वहां आप डाउट ग्रुप के ऊपर उस बात को पूछ सकते हैं कि सर ये वाला पार्ट अलजेब्रा में जैसे आगे करवाओगे या हो गया है, हो गया होगा तो समस्या ही नहीं है, आपको भी पता होगा अगर डेली क्लास देखते हैं। तो इस टाइप के कोई भी आपको इश्यू लगते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, डाउट ग्रुप में भी कर सकते हैं, यूट्यूब के नीचे भी आप यहां पर वीडियो के नीचे भी कर सकते हैं। जरूरी बात, क्लासेज कैसी लगती हैं कमेंट करके हमेशा बताया करें। इन सेशंस को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। अगर आपके कोई सजेशन है तो सजेशन भी नीचे जो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करके बताया करें। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।